हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दूर दराज के गांवों में आज भी रेडियो ही मनोरंजन का एकमात्र साधन है। वहाँ के लोग रेडियो पर ही नाटक या एकांकी को सुनते हैं और फिर मन की आंखों से उसे महसूस कर देखते भी हैं। दोस्तों, ये रूपक या फीचर लोगों को रुचिकर लगने वाला एक लेख होता है। यह एक कथा या कहानी की तरह भी हो सकता है, और जब इसमें ध्वनि का मिश्रण कर दिया जाता है, यानी कि इसको आवाज दे दी जाती है, संगीत दे दिया जाता है, तो यह एक तरह से ध्वनि रूपक बन जाता है। यह ध्वनि रूपक विधा है क्या? आज के अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं ध्वनि रूपक विधा के विषय में। दोस्तों, नाटक और एकांकी के बाद ध्वनि रूपक यह भी आज की महत्वपूर्ण देन है। इसका प्रचलन रेडियो के माध्यम से हुआ था, बल्कि हम यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक काल में रेडियो ही नाटक की उन्नति का मुख्य साधन है। जिस नाटक को प्राचीन आचार्य ने दृश्य काव्य माना था, वह रेडियो पर श्रव्य होकर रह गया, यानी कि रेडियो पे इसे सिर्फ सुना जा सकता है। नहीं तो ज़्यादातर नाटक हम जाते हैं, रंगमंच पर देखते हैं, उसे सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन जब इसे सिर्फ सुना जाता है तो यह श्रव्य कहलाता है, और इसी कारण इसे ध्वनि रूपक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ध्वनि रूपक और रंगमंचीय नाटक, इनमें भिन्नता होती है। क्या भिन्नता होती है? क्योंकि रंगमंचीय नाटक जो होते हैं, रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक तो देखे भी जाते हैं और सुने भी जाते हैं, और उनमें अंगों पात्र अभिनय द्वारा अपनी क्षमता अभिनय करते हैं, और उस नाटक को अपने अभिनय से हमें उसमें जो वो कहना चाहते हैं वो बताते हैं, और साथ ही साथ मुंह से बोलकर, यानी कि दृश्य नाटक में आंगिक और वाचिक अभिनय की प्रधानता रहती है। और वातावरण एवं परिस्थिति को व्यक्त करने वाले जो वहाँ का माहौल होता है, पर्दे होते हैं, सजावट होती है, या पात्रों की जो भाव भंगिमाएं हैं, उनके वस्त्र हैं, ये सब इत्यादि साधन वहाँ पे रहते हैं। और पात्र भी अपने वेशभूषा और मुद्राओं से भाव की अभिव्यक्ति करने में समर्थ रहते हैं। लेकिन ध्वनि रूपक में यह सब नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ श्रोतागण उसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। ध्वनि रूपक में श्रोताओं की मन स्थिति, जो सुनने वाले होते हैं, जब ध्वनि रूपक तैयार किया जाता है तो सुनने वालों की मन स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत दूर, कहीं और सैकड़ों मील दूर बंद कमरे में इसे उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वो श्रोताओं को सहज लगे और वो कल्पना में उसे प्रत्यक्ष कर सके, उसको देख सके। श्रव्य मात्र होने से उसमें मनोविज्ञान की गहराई का सहज समावेश हो जाता है, और रंगमंच पर कई बार जिन दृश्यों का प्रदर्शन असंभव होता है, वह श्रव्य माध्यम ध्वनि वर्णन द्वारा ध्वनि रूपक में सहज रूप से व्यक्त कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं ध्वनि रूपक और एकांकी क्या है। इनमें भी अंतर होता है। ध्वनि रूपक संक्षिप्त होता है, 15 मिनट से 1 घंटे तक के लिए लिखा जाता है। इसमें कोई अंक नहीं होते हैं। इसमें एक दृश्य भी हो सकता है और अनेक भी होते हैं। 5 अंकीय नाटक को भी ध्वनि रूपक बनाकर प्रसारित किया जा सकता है, इसलिए उसे ध्वनि एकांकी कहना गलत है। ध्वनि रूपक श्रव्य होने से ध्वनि पर आधारित होता है। ये पूर्ण रूप से ध्वनि पर ही आधारित रहता है। उसमें क्या होता है, एक ही शब्द को विभिन्न रूपों में प्रकट किया जा सकता है। प्रेम, घृणा, क्रोध, ग्लानि, कई भावों को एक ही शब्द द्वारा बोलकर इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। ध्वनि रूपक में ध्वनि का प्रयोग 3 रूपों में होता है। कौन कौन से 3 रूप? भाषा ध्वनि, ध्वनि प्रभाव और संगीत। भाषा ध्वनि क्या होती है दोस्तों? ध्वनि रूपक में भाषा का वही रूप ग्रह होता है जो बोलने और सुनने के अनुकूल होता है। उसी शब्द को, उसी रूप को बोला जाता है। रंगमंच पर भाव भंगिमा की सहायता से किसी भी प्रकार की भाषा चल सकती है, क्योंकि वहाँ पर दर्शक सामने देख लेते हैं और पात्रों की भाव भंगिमाओं से आधी बातें उन्हें समझ में आ जाती है। लेकिन ध्वनि रूपक में ऐसा नहीं हो पाता। ध्वनि प्रभाव,
इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है तूफान, रथ, रेल, टेलीफोन आदि की ध्वनियां जो कि वातावरण प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित की जाती है, इनका भी इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। संगीत वातावरण के निर्माण और दृश्यांतर या देश काल परिचय के लिए आवश्यक होता है। इन 3 बातों में रख कर ही कोई रेडियो नाटक लिखा जा सकता है। दोस्तों अब हम जानते हैं थोड़ा सा ध्वनि रूपक का प्रारंभ। नाटक प्रसारण का कार्य रेडियो की स्थापना से पहले ही बंगाल में हो चुका था। आकाशवाणी दिल्ली से ध्वनि रूपक का प्रसारण सबसे पहले सन 1936 में हुआ, जो बंगला नाटक का अनुवाद था। साथ ही साथ प्रारंभ में रंग मंचीय नाटक ही ध्वनि नाटक बनकर प्रसारित होते थे। जो रंगमंच पे खेले जाते थे वही नाटक को ध्वनि रूपक बना दिया जाता था। इसलिए रेडियो को ध्यान में रखकर बहुत कम नाटक लिखे गए। फिर भी जिन लेखकों ने ऐसे नाटक लिखे जो रंगमंचीय होने पर भी रेडियो पर सफल रहे, उनमें है राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ आश्क, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर आदि के ध्वनि रूपक प्रमुख है। और ध्वनि रूपक में विस्तार की अपेक्षा गहराई का महत्व है और यही काव्य का सबसे बड़ा गुण है। आधुनिक युग में विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर आदि ने रेडियो के लिए ही नाटक लिखना प्रारंभ किया है। अब जानते हैं नाट्य रचनाओं के रूप। दोस्तों इस रूपक के अतिरिक्त रेडियो पर प्रसारित अन्य नाट्य रूप भी होते हैं, जैसे रेडियो रूपक, संगीत रूपक, रेडियो रूपांतर, मोनोलॉग, झलकियां आदि। इनके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। रेडियो रूपक यह शब्द रेडियो फीचर के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी विशेषता है वास्तविकता का प्रस्तुतिकरण। जब रेडियो पर वास्तविकता का प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसे रेडियो रूपक कहते हैं और इसमें सभी विषय आ जाते हैं। देश परदेश के लोगों की सभ्यता, संस्कृति, महापुरुषों का जीवन, आविष्कारों का परिचय आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जो ये रेडियो रूपक होता है ये सूचनात्मक और शिक्षात्मक होता है, शिक्षा देने वाला होता है और इसमें सामग्री का संकलन श्रोताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया जाता है। संगीत रूपक जानते हैं दोस्तों, काव्य नाटक की भांति संगीत रूपक को भी रेडियो ने समृद्ध किया है। यह छोटे छोटे गीतों से आकर्षक बन जाते हैं। अनेक कवियों ने ऋतु पर्व आदि से संबंधित संगीत रूपक लिखे हैं। इनमें पंत, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती आदि प्रमुख है। चलिए जानते हैं रेडियो रूपांतर क्या होता है। इसके 2 भेद होते हैं। एक तो होता है रंगमंचीय नाटकों का रेडियो रूपांतर और दूसरा होता है कहानी और उपन्यास का रूपांतर करना। इसमें अभिव्यक्ति का माध्यम और प्रकार बदल जाते हैं। प्रभावोत्पादकता के लिए नाटक, उपन्यास, कहानी आदि को रेडियो माध्यम के अनुकूल बना लेते हैं। उसमें प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कोई भी नाटक और कहानी या उपन्यास जो भी होता है उसको रेडियो माध्यम के अनुकूल बना लिया जाता है, जिससे श्रोता उसको सुनकर अच्छे से ग्रहण कर सके, उसे समझ सके और उनको थोड़े से समय में उसका मतलब कोई भी कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि वह उनको कहानी बड़ी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। उपन्यास है उसको बोल कर सुनाया जाता है और उसका जो श्रोतागण होते हैं बहुत अच्छे से रस लेकर उसको सुनते हैं। मोनोलॉग दोस्तों ये अंग्रेजी का शब्द है और इसका अर्थ होता है सिर्फ एक पात्र का बोलना। इसे स्वागत नाट्य या स्वोक्ति नाटक भी कहा जाता है और इसमें कोई संवाद नहीं होता क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पात्र बोलता है। ध्वनि प्रभाव और संगीत से मोनोलॉग को प्रभावोत्पादक बनाया जाता है और इसमें बोलने और गीतों से एक रास्ता दूर की जाती है। बोला जाता है और गीत होते हैं जिससे कोई बोर नहीं हो सकता। अंतिम है झलकियां। दोस्तों रेडियो पर झलकियों द्वारा हास्य व्यंग्य का समावेश किया जाता है। लहर, इंद्रधनुष आदि नाम इसी प्रकार की रचनाओं के लिए प्रचलित है और इनमें थोड़े थोड़े समय की नाटिकाओं का संकलन भी किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ध्वनि रूपक और उसके अन्य प्रकारों से रेडियो द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति प्राप्त की जा सकती है और यह काफी महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार ध्वनि रूपक यानी कि एक तरह से नाटक का ही जो रूप होता है जो रेडियो पर ध्वनि द्वारा ध्वनि द्वारा जिसका यानी कि जिसको सिर्फ श्रोता सुनकर उसको महसूस करते हैं और ऐसा लगता है श्रोताओं को कि जैसे वो उसे अपनी आंखों के आगे देख पा रहे हैं। वो पात्रों को हाव भाव एक तरह से अपनी कल्पनाओं में उसे देखते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ हमने सच में ये नाटक या एकांकी या जो कहानी है उसको देखा है, क्योंकि वो अपने मन में एक छवि बना लेते हैं।
तो ये दोस्तों आज के अध्याय में हमने ध्वनि रूपक पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।